हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य सीरीज को शुरू कर रखा है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी CUT PG की तैयारी कर रहे हैं, UGC हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर TGT PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है, तो आप सभी के लिए ये जो सीरीज है वो बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। द्विवेदी युग के बारे में मैंने आप सभी को अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था, तो जिन्होंने भी उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकता है। तो द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं उनके विषय में अगर हम कहें तो सबसे पहले कौन से प्रमुख आते हैं, तो वो आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा जो आधुनिक काल था उसके 6 उप विभाजन किए गए थे। तो उसमें से जो दूसरा विभाजन था, जिसको हम जागरण सुधार काल नाम से जानते हैं, उसी को ही जो द्विवेदी युग नाम भी दिया जाता है, यानी कि उनको द्विवेदी युग के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये जो द्विवेदी युग जो नाम पड़ा था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही पड़ा है। तो चलिए इनके विषय में, इनकी रचनाओं के विषय में हम देख लेते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो महावीर प्रसाद जो द्विवेदी है उनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई थी। उनके जन्म स्थान के बारे में अगर हम कहें तो इनका जो जन्म हुआ था वो ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब हम इनके विषय में और जान लेते हैं कि इनके विषय में और महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन सी हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके विषय में अगर हम कहें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो कुल रचनाएं हैं वो 80 मानी जाती है, जिसमें से कुछ रचनाएं जो हैं उनकी महत्वपूर्ण हैं। तो वो रचनाएं कौन कौन सी हैं तो उनको देख लेते हैं। तो इन रचनाओं को जो है कुछ श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो उनको जानते हुए हम इन रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो जो पहली रचना इनकी आती है वो आती है मौलिक रचनाएं। तो मौलिक रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं आएंगी, तो आएंगी काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुब्ज, अबला विलाप, कविता कलाप और महिला मोद, नगरी तेरी यह दशा और संपत्ति शास्त्र। ये इनकी जो है मौलिक रचनाएं मानी जाती हैं। उसके बाद अगर हम और देखें तो जो अनुदित रचनाएं कौन सी हैं, जिनको अनुवाद करके लिखा गया है, तो एक है कुमार संभव, सार, ऋतु तरंगणी और गंगा लहरी। ये इनकी किसकी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम देख लेते हैं कि महावीर जो प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो अपने आरंभिक जीवन में, यानी कि शुरुआती जीवन में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से क्या करते थे, ब्रिज भाषा में अपना लेखन कार्य करते थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, जब उन्होंने लिखना शुरू करा था अपने शुरुआती जीवन में, उन्होंने किस नाम से लिखा था, तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से ब्रिज भाषा में इन्होंने लिखना शुरू किया था। यह हिंदी भाषा को व्याकरण संवत रूप प्रदान करने वाले विद्वान भी माने जाते हैं। यह हिंदी गद्य एवं पद्य दोनों भाषाओं के परिमार्जनकर्ता भी माने जाते हैं। उसके बाद हम आगे के जो तथ्य हैं उनको भी देखें। तो यह कवि होने के साथ साथ कौन थे, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है वो एक कवि होने के साथ साथ एक निबंधकार थे, एक आलोचक थे, एक संपादक थे। और उसके साथ साथ इनके द्वारा जो संपादित 3 लेख अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। इन्होंने जिन 3 लेखों का संपादन किया था तो वे 3 प्रसिद्ध लेख कौन कौन से हैं, कवियों की उर्मिला, विषक उदासीनता, जो सरस्वती पत्रिका में 1908 ईस्वी में क्या हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी। दूसरा है हिंदी नाम की कोई भाषा भी नहीं है, ये भी सरस्वती पत्रिका में 1913 ईस्वी में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। और एक है आर्य भाषा का कोप, ये भी 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये जो तीनों लेख हैं ये जो क्या है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी जो संपत्ति शास्त्र जो रचना है ये क्या है, एक अर्थशास्त्र से संबंधित रचना मानी जाती है। जो संपत्ति शास्त्र है ये इनका एक प्रसिद्ध निबंध हम कहें तो वो है, और ये किससे, अर्थशास्त्र से संबंधित रचना मानी जाती है। इन्होंने साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोश भी कह करके पुकारा है। तो किसने पुकारा है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पुकारा है साहित्य को। क्या कहा है, साहित्य को ज्ञान की राशि का
संचित कोश कह करके पुकारा है। इनके द्वारा रचित संपूर्ण रचनाओं को महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से 15 खंडों में क्या है प्रकाशित करवाया। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जितनी भी रचनाओं को लिखा है उन सब का संकलन करके महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से इसको किसमें 15 खंडों में प्रकाशित करवाया गया है। उसके बाद हम आगे देखें तो उसके बाद जो हमारे महत्वपूर्ण कवि आएंगे या महत्वपूर्ण जो लेखक आएंगे वो आएंगे मैथिली शरण गुप्त। तो इनके विषय में भी हम जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1886 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। इनके जन्म स्थान के विषय में हम कहें तो मैथिली जो शरण गुप्त है उनका जन्म चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, मिथिलाधीप नंदिनी जो शरण, ये इनका क्या नाम था, वास्तविक नाम था। उसके बाद हम आगे देखें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है मैथिली शरण गुप्त की, उनको हम जान लेते हैं। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो सबसे पहले कौन सी है, रंग में भंग, जिसका जो रचना काल क्या है, तो इसका रचना काल 1909 ईस्वी है। दूसरी रचना है जयद्रथ वध 1910 ईस्वी की रचना है। फिर है भारत भारती रचना, ये 1912 ईस्वी की रचना है। किसान 1917 ईस्वी की। पंचवटी 1925 ईस्वी की। अनघ्य 1925 ईस्वी की। त्रिपथगा 1928 ईस्वी की। साकेत 1931 ईस्वी की। जो साकेत जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की सबसे महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ रचना ये मानी जाती है। यशोधरा 1932 ईस्वी। द्वापर 1936 ईस्वी। नहुस 1940। जय भारत 1952 और विष्णुप्रिया 1957। तो ये मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। उसके बाद हम आगे देखें तो जो रचनाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य जो बनते हैं तो उनको हम जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य में इन्होंने कितनी रचनाएं इनकी प्राप्त होती है। तो हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त की लगभग 40 रचनाएं प्राप्त होती है, जिनमें से जो 19 रचनाएं हैं वो कैसी है, वो खंड काव्य श्रेणी की रचनाएं मानी जाती है। इनके द्वारा रचित खड़ी बोली की जो सर्वप्रथम कविता है वो 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हेमंत शीर्षक से क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो ये किसकी रचनाओं के विषय में पढ़ रहे हैं, तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के विषय में पढ़ रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त की जो खड़ी बोली की जो सबसे पहली कविता थी वो हेमंत शीर्षक से 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। खड़ी बोली की जो सर्वप्रथम रचना है वो कौन सी है, तो 1909 ईस्वी में रचित रंग में भंग इनकी एक रचना प्रकाशित हुई थी। इस रचना में बूंदी व चित्तौड़ के जो राजघराने हैं उनकी राजपूती आन का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, किसमें, रंग में भंग रचना के अंतर्गत। उसके बाद हम आगे देखें तो इनकी जो खड़ी बोली की सर्वप्रसिद्ध जो रचना है वो कौन सी है, वो भारत भारती मानी जाती है। जो खड़ी बोली की सबसे पहली प्रसिद्ध रचना के विषय में हम कहें तो वो कौन सी है, भारत भारती 1912 ईस्वी में प्रकाशित है। यानी कि जो भारत भारती रचना है वो 1912 ईस्वी में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। इस रचना में इन्होंने अंग्रेजी सरकार का क्या किया था, विरोध किया था और भारत राष्ट्रभक्ति भावना से परिपूर्ण इसमें क्या की गई है, तो कविताएं लिखी गई हैं, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार ने इस रचना को क्या किया था, जब्त कर लिया था और इनको जेल भी जाना पड़ा था। इनकी सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय जो रचना वो कौन सी मानी जाती है, तो वो साकेत मानी जाती है, किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। उसके बाद साकेत जो रचना है उसके विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। यानी कि साकेत रचना में किस चीज़ का वर्णन किया गया, वो रचना किस पर आधारित है, तो देख लेते हैं। जो साकेत रचना है वो कैसी रचना है, वो महाकाव्य श्रेणी की रचना है और ये 1931 ईस्वी में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। इस रचना का जो लेखन कार्य है उन्होंने 1916 ईस्वी में शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार इस रचना को लिखने में इनको कितना, कुल 15 वर्ष का समय लगा था। यह जो रचना है इन्होंने 2 लेखों से प्रभावित होकर लिखी थी। किन 2 लेखों से, तो कवियों की उर्मिला विशक उदासीनता जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है और एक काव्य की उपेक्षिताएं, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर की है।
तो इन दो लेखों से प्रभावित होकर के मैथिली शरण गुप्त ने साकेत जो ये रचना है उसको लिखा था। ये जो रचना है साकेत रचना वो 12 सर्गों में क्या है विभाजित की गई है। 9वां जो सर्ग है वो सबसे बड़ा है, वो सर्वश्रेष्ठ सर्ग ये माना जाता है। इस सर्ग में जो 9वां सर्ग है उसमें लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला उसके वियोग का वर्णन बड़े ही हृदय स्पर्शी वर्णन यानी कि दिल को छूने वाला ऐसा वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। उसके बाद हम आगे देखें तो तुलसीदास के जो रामचरित्र मानस के बाद हिंदी साहित्य की ये दूसरी प्रसिद्ध राम काव्य रचना मानी जाती है। तो कौन सी रचना है वो साकेत रचना है। इस रचना के कारण इनको मंगला प्रसाद पारितोष भी प्राप्त हुआ था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इस महाकाव्य को क्या कहा है तो आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य इसको कहा गया। तो ये किसने कहा है तो ये नंद दुलारे वाजपेयी ने साकेत रचना के संबंध में कहा था कि यह आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है। उसके बाद हम आगे देखें तो मैथिली शरण गुप्त से संबंधित और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में मैथिली शरण गुप्त को दद्दा के नाम से क्या हुई थी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को ये अपना क्या मानते थे साहित्यिक गुरु मानते थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने से पहले मैथिली शरण गुप्त क्या थे बंगाल में प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक पत्र के लिए ब्रज भाषा में रसिकेंद्र उपनाम से क्या करते थे कविताएं लिखा करते थे। इन्होंने बंगला भाषा में प्रसिद्ध माइकेन मधुसूदन के द्वारा रचित मेघनाथ वध का क्या किया था महूप उपनाम से हिंदी में अनुवाद भी किया था। उसके बाद हम आगे और महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में अगर हम कहें कि जो साकेत रचना के कारण मैथिली शरण गुप्त को गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का तुलसीदास भी कह करके पुकारा है। इनकी रचनाओं में छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है जिसके कारण इनका जो सर्वाधिक प्रिय जो छंद है वो माना जाता है। फिर है भारत की आज़ादी के बाद इनको राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। और डॉक्टर बच्चन के अनुसार ये धर्म में विशिष्टता द्वैतीवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्यिक दृष्टि में अभिधावादी कवि भी माने जाते हैं। तो ये किसने माना है ये डॉक्टर बच्चन ने माना है। उसके बाद हम आगे और देखें तो अगले जो हमारे द्विवेदी युग के जो लेखक हैं वो कौन से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इनके संबंध में और इनकी रचनाओं के संबंध में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं कि हरिओद का जो जन्म हुआ था वो 1865 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई थी। इनका जो जन्म स्थान है वो है निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। तो ये इनका जन्म स्थान है। उसके बाद हम इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में कहें कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो समस्त रचनाओं को विषय वस्तु के आधार पर मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो कितनी श्रेणियों में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो पहली श्रेणी कौन सी है कृष्ण चरित्र से संबंधित रचनाएं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जो रचनाएं लिखी हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा। तो पहली श्रेणी है हमारी कृष्ण चरित्र से संबंधित रचनाएं। इसके अंतर्गत इन्होंने कृष्ण के चरित्र को आधार बनाया है उसका वर्णन किया है। पहली रचना है कृष्ण शतक जो 1882 ईस्वी की रचना है। प्रद्युमन विजय 1893 ईस्वी की रचना है। रुक्मणी परिणय ये 1894 ईस्वी की रचना और प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी की रचना है। जो प्रिय प्रवास है ये इनका सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक श्रेष्ठ जो हम कहें रचना मानी जाती है। उसके बाद हम आगे की और रचनाओं के विषय में कहें तो रामचरित्र संबंधी इनकी रचना कौन सी है तो वो है वेदही वनवास जिसके अंतर्गत राम से संबंधित हमें वर्णन देखने को मिलता है। राम के चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है और ये 1940 ईस्वी की रचना है। उसके बाद श्रृंगारिक रचनाएं कौन कौन सी हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं। रसिक रहस्य 1899 ईस्वी की रचना। प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी की रचना। चोखे चौपदे 1924 ईस्वी की रचना। चुबदे चौपदे 1924 ईस्वी की रचना है। रस कलश 1931 ईस्वी की रचना और पारिजात 1937 ईस्वी की रचना। तो इस प्रकार से जो ये महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं जिनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है तो उनको हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद हम आगे और देखें तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं।
अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो हम कहें कि सर्वश्रेष्ठ जो रचना है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है, वो हमारी प्रिय प्रवास रचना है। ये कैसी रचना है, तो ये महाकाव्य श्रेणी की रचना है जिसको 17 सर्गों में बांटा गया है। इस रचना में क्या है, इस रचना में श्रृंगार रस क्या है, वो प्रधान है। और इन्होंने राधा को एक लोक नायिका, लोक सेविका और लोक शिक्षिका के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो किस रचना में, प्रिय प्रवास रचना के अंतर्गत राधा को कैसा बताया गया है, तो लोक नायिका है, वो लोक सेविका है और लोक शिक्षिका है। और इस रचना में क्या है, श्रृंगार रस प्रधान है, जिसको 17 सर्गों में भी इसको बांटा गया है। इस रचना के लेखन के कारण गणपति चंद्र गुप्त ने इनको क्या कहा है, तो इनको आधुनिक काल का सूरदास कह करके पुकारा है। तो किसको पुकारा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय को गणपति चंद्र गुप्त ने जो है आधुनिक युग का सूरदास कह करके पुकारा है। किस रचना के लिए, तो प्रिय प्रवास रचना के लिए। इस रचना के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोष भी प्राप्त हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह आधुनिक खड़ी बोली का सर्वप्रथम महाकाव्य रचना मानी जाती है। जो प्रिय प्रवास है वो कैसी रचना है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य रचना है। और ये किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको माना है। वैदिक वनवास इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। उसके बाद हम आगे और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। जो वैदिक वनवास रचना है वो कितने सर्गों में बांटी गई है, तो वो 18 सर्गों में विभाजित रचना है। और इस रचना में इन्होंने रामायण यानी कि रामचरितमानस के उत्तरकांड की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। और सीता के जो परित्याग की कथा भी इसके अंतर्गत की गई है। तो किसके अंतर्गत, वैदिक वनवास के अंतर्गत। हरिओद की सभी रचनाओं में खड़ी बोली का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, परंतु जो रस कलश जो इनकी रचना है उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कहने का तात्पर्य इसमें ये है, जो हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने खड़ी बोली का सबसे ज़्यादा प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। लेकिन जो इनकी रस कलश रचना है उसमें इसने किसका प्रयोग किया है, तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रीति काव्य या लक्षण ग्रंथ से संबंधित इस रचना में, यानी कि जो रस कलश रचना है वो कैसी रचना है, वो लक्षण ग्रंथ यानी कि रीति काव्य से संबंधित रचना है। और इसमें इन्होंने रस, नायक नायिका भेद और ऋतु वर्णन का जो ऋतु वर्णन प्रस्तुत किया है। किसके अंतर्गत, रस कलश रचना के अंतर्गत। उसके बाद हरिओद द्वारा रचित चोखे चौपदे, चुपदे चौपदे और बोलचाल, इन 3 रचनाओं में कैसी भाषा का प्रयोग किया है, तो मुहावरेदार भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा साधना के कारण हरिओद को कवि सम्राट के नाम से भी पुकारा जाता है। किसके कारण, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य में अपूर्व सेवा साधना कारण की है। किसकी, अपूर्व सेवा साधना के कारण, यानी कि इन्होंने इतनी हिंदी साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके कारण हरिओद को कवि सम्राट के नाम से भी पुकारा जाता है। उसके बाद हम अपने अगले लेखक के विषय में कहें तो हमारा जो अगला लेखक आएगा द्वितीय युग का, वो आएगा श्रीधर पाठक। तो इसके विषय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं या फिर कौन कौन सी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनसे संबंधित हम जान लेते हैं। कि श्रीधर पाठक का जो जन्म हुआ था वो 1859 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1938 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान के विषय में हम कहें तो इनका जो जन्म हुआ था वो जौनधरी जिला आगरा उत्तर प्रदेश में श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन सी, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो उनको जान लेते हैं। श्रीधर पाठक की जो महत्वपूर्ण रचना है वो कौन कौन सी है, अनुदित रचनाएं हैं। उसमें है एकांतवासी योगी, जिसको इन्होंने 1886 ईस्वी में लिखा था। तो इस रचना के विषय में हम कहें कि इस रचना में अंग्रेजी साहित्य के गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित हरमिट रचना का क्या किया गया, हिंदी में अनुवाद किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार यह आधुनिक खड़ी बोली की सबसे पहली रचना मानी जाती है। तो कौन सी है, एकांतवासी योगी। ये किसने माना है, हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है कि ये खड़ी बोली की सबसे पहली रचना है। किसकी, आधुनिक खड़ी बोली की। उसके बाद हम आगे देखें तो अगली जो इनकी रचना है, जो अनुदित रचना है, अनुवाद की हुई रचना है, तो वो है उजड़ ग्राम, जिसका समय कितना है, 1889 ईस्वी। ये रचना गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित डेजर्टेड विलेज का हिंदी में अनुवाद
किया हुई रचना है। उसके बाद है श्रांत पथिक, जो 1902 ईस्वी की रचना है। इस रचना को भी गोल्ड स्मिथ के द्वारा रचित ट्रैवलर रचना का हिंदी में अनुवाद किया गया है। खड़ी बोली में रचित इस रचना में रोला छंद का प्रयोग किया गया है। तो किसमें, जो श्रांत पथिक रचना है उसमें रोला छंद का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो श्रीधर पाठक की मौलिक रचनाएं हैं तो वो कौन कौन सी हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। मनोविनोद, जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, आराध्य शोकांजलि, जॉर्ज वंदना, गोखले प्रशस्ति, देहरादून, भारत गीत, भारत प्रशंसा, गोपिका गीत, वनाष्टक, भारतोत्थान, स्वर्ग वीणा और गुणवंत हेमंत, जो इनकी कैसी है, प्रसिद्ध रचना है। तो इस प्रकार से ये जो रचनाएं वो कैसी रचनाएं, इनकी मौलिक रचनाएं हैं। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं अब उनको जान लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली कि ये कैसे माने जाते हैं, सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। कौन, श्रीधर पाठक। जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रीधर पाठक को आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। ये हिंदी साहित्य में गाँव को काव्य का विषय बनाने वाले कैसे कवि माने जाते हैं, सबसे पहले कवि माने जाते हैं। श्रीधर पाठक ने अपनी रचनाओं में गाँव को क्या बनाया, काव्य विषय बनाया, और ये सबसे पहले कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य रचनाओं में गाँव को विषय बनाया है। इनके द्वारा रचित काव्य रचनाओं में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है, जिसके कारण इनको प्रकृति का उपासक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो श्रीधर पाठक को कहा जाता है। उसके बाद हम अगले और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनसे संबंधित उनको जान लेते हैं। श्रीधर पाठक के द्वारा रचित काव्य रचनाओं में खड़ी बोली का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है, परंतु मनोविनोद रचना, उजड़ ग्राम, कश्मीर सुषमा, इन तीन रचनाओं में कैसा कि कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार ही इन्होंने भी मातृभाषा की क्या की है, प्रशंसा की है। और प्रशंसा में कौन सी पंक्तियाँ लिखी हैं, तो निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुणहु सब लोक रहु सकल विषयन बरवे निज भाषा उपयोग। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, ये जो कथन है, ये श्रीधर पाठक ने मातृभाषा की प्रशंसा में लिखा है। उसके बाद हम आगे देखें तो अगले जो हमारे लेखक आएंगे वो आएंगे राम नरेश त्रिपाठी। तो इनके विषय में भी कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो उनको भी हम जान लेते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म जो हुआ था वो 1881 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई थी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में इनका हुआ था। उसके बाद हम इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में कहें तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको भी दो श्रेणियों में बांटा गया है। प्रबंधात्मक काव्य रचनाएं, तो प्रबंधात्मक काव्य रचनाएं कौन कौन सी है, तो वो है मिलन 1917 ईस्वी की रचना, पथिक 1920 की और स्वप्न 1931 की रचनाएं हैं। और इनकी फुटकल काव्य रचनाएं कौन कौन सी है, तो वो है मानसी जो 1927 ईस्वी की रचना मानी जाती है। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो अब उनको देख लेते हैं कि राम नरेश त्रिपाठी की जो रचना है कौन सी, मिलन, इसमें विदेशी शासन से भारत को आज़ाद कराने का आह्वान किया गया है। पथिक रचना में उपनिवेशवाद के एक तंत्र से मुक्ति दिलाने का आह्वान इसमें किया गया है। स्वप्न रचना में विदेशी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्ति दिलाने का आह्वान करने के साथ साथ कश्मीर एवं उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्य का क्या है, वर्णन भी इसमें किया गया है। इनकी मानसी रचना में इनके द्वारा रचित फुटकल कविताओं का क्या है, संकलन किया गया है। इसके बाद जो इनके और महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको भी जान लेते हैं कि इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत इन 4 भाषाओं में कविताएं लिखी हैं और इन चारों भाषाओं की कविताओं को कविता कौमुदी के नाम से 8 भागों में संकलित किया गया है। राम नरेश त्रिपाठी की जो कविता है कविता कौमुदी, उसमें राम नरेश त्रिपाठी ने जिन कविताओं को लिखा था, चाहे वो हिंदी में लिखा हो, उर्दू में लिखा है, बंगला में या फिर संस्कृत में, इन चारों भाषाओं में इन्होंने जिन कविताओं को लिखा उसका संकलन इन्होंने कविता कौमुदी में किया है। इन्होंने भारत में पर्याप्त भ्रमण करके लोकगीतों के संग्रह का भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। और जो राम नरेश त्रिपाठी है उनको बाल साहित्य के जनक के रूप में भी माना जाता है, यानी कि हिंदी बाल साहित्य का जनक भी इनको कहा जाता है।
इन्होंने बानर नामक एक बाल पत्रिका का संपादन भी किया था। तो किसने किया था? तो राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया था। उसके बाद हम इनके विषय में और कहें तो कि हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे सद्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ये इस प्रकार का जो इनका प्रसिद्ध गीत है वो भी इनके द्वारा लिखा गया है। फतेहपुर शेखावाटी सीकर के नेवेटिया परिवार से भी इनका घनिष्ठ संबंध माना जाता है। तो किसका? राम नरेश त्रिपाठी का माना जाता है। तो ये जो हमारे लेखक थे जिनके विषय में हमने जाना, तो ये हमारे द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में से, प्रमुख लेखकों में से एक हैं जिनके विषय में आज हमने पढ़ा। तो द्विवेदी युग के और कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनके विषय में हम अपनी अगली जो है क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज की मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT PG की तैयारी कर रहे हैं, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की, या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उनका विषय यदि हिंदी है, तो वो इन वीडियो के जरिए, हिंदी सीरीज़ के जरिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकती हैं। या जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, तो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।